दो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर it is made in farm from organic waste. ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है. It is made in factories from chemicals. It is free of cost. Money is needed to purchase it. It is used in large quantities. अगर खेत में डलवाना है तो एक ट्रक गोबर की खाद डलवानी पड़ेगी, जबकि इसमें आधे बोरे में ही काम चल जाएगा. It is used in small quantities. It is not nutrient specific. मैन्योर किससे बना है, इसमें क्या है, सोडियम है, पोटेशियम, कुछ पता नहीं होता. It is not nutrient specific. जबकि ये फर्टिलाइजर it is nutrient specific. It contain humus. इसमें ह्यूमस होता है. It has water holding capacity. It makes soil porous. It does not contain humus. It has no water holding capacity. It does not make soil porous. It improves soil texture. It makes soil fertile and has long-term benefit. It does not improve soil texture. It makes soil infertile and has short-term benefit. शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन मैन्योर नहीं दे पाता. एक तो फसल में अगर फर्टिलाइजर डाल दिया तो लहराव उठेगी. मैन्योर एक ही धीमा लेकिन काफी दिनों तक काम करता है. इट इज फ्रेंडली फॉर अर्थवॉर्म्स. It is not friendly for earthworm,
ना इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल है काउ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और स्विफ्ट कंपोस्ट। जबकि इसके एग्जांपल हैं NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, के का मतलब पोटेशियम, केलियम नाम है लेकिन पोटेशियम मेटल है। Na का N है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा पोटाश, पोटाश में फुल पोटेशियम होता है। सुपर फॉस्फेट, उसमें फॉस्फोरस फुल होता है। और यूरिया, यूरिया बहुत खेतों में डाला जाता है। इस तरीके से इनके डिफरेंसेस हैं। नाउ आपकी बुक में लिखा है एडवांटेजेस फॉर ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर के कुछ एडवांटेज भी हैं। Now, what are the advantages of manure? Okay, 69.5 marks. If ये तो क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, इट इनहेंसेस यानी बढ़ाता है। इट इनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नहीं तो पानी नीचे चला जाता है धरती के अंदर। ऑफ सॉइल, जितना ज्यादा ह्यूमस होगा पानी उतनी देर रुकेगा। इट मेक्स सॉइल पोरस, उससे क्या होगा, so that air reaches to roots of plants and makes exchange of gases possible. रूट को भी सांस लेनी होती है, रूट सड़ भी सकती है। इट इंक्रीजेस फ्रेंडली माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म बढ़ते जाएंगे। और चौथी चीज, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ नो मैन्योर और फर्टिलाइजर इज गिवन टू क्रॉप देन व्हाट विल हैपन। अगर हम क्रॉप उगाते जाएं और कुछ भी न डालें, न मैन्योर डालें, न फर्टिलाइजर डालें, तो क्या होगा? इफ नो, कुछ भी न डाला जाए, सिर्फ हम फसल उगाएं, इफ नो मैन्योर या फर्टिलाइजर, इसका मतलब ये दोनों ही चीजें न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इफ नो न्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड, सॉइल बैरन हो जाएगी, वो इनफर्टाइल हो जाएगी। इफ नो न्यूट्रिएंट इज सप्लाइड टू क्रॉप फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, what will happen? तो जो प्लांट्स है या क्रॉप है, टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। पौधे कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कहाँ से लेते हैं?
टेक्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। तो ऐसी स्थिति में जब वो जमीन से लेंगे देन द सॉइल गेट डिप्लीटेड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, उसमें अभाव हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बोलो? सॉइल विल बिकम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो सॉइल विल बिकम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, और ऐसी स्थिति में एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इट विल बिकम इनफर्टाइल। बंजर हो जाएगी या बैरन। तुम लोगों को अमेरिका की घटना याद है? वहां पर उन्होंने साल में 5 फसलें उगाई। हम तो रबी खरीफ जायद 3 ही उगाते हैं, उन्होंने 5 गन्ने की फसल उगाई, और 5 फसलों की वजह से सॉइल को चांस ही नहीं मिल पाया अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का। तो ऐसी स्थिति में 2-3 साल बाद उनकी जमीन रेत बन गई, और 10-10 मीटर 3-3 मंजिल ऊंचे रेत के गुबार उड़ने लगे, लोगों के घरों में रेत जाने लगे, सारे लोग अपनी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग छोड़ के भाग गए वहाँ से। आज वो घोस्ट सिटी कहलाता है, कोई नहीं। तो समझ में आ गया, ऐसा होता है। कुछ लोग रबी खरीफ जायद में जायद नहीं उगाते हैं, उससे क्या होता है? सॉइल गेट ए चांस टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। अगर तुम एक फसल ना उगाओ, 2 ही उगाओ, तो सॉइल अपने आप ही रिप्लेनिश कर देती है। अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये भी टर्म बुक में दिया हुआ है। व्हाट डज इट मीन बाय क्रॉप रोटेशन? हर जगह देखिए, एक एक्सपेरिमेंट भी बुक में दिया हुआ है कि 3 ग्लास लो, एक में मिट्टी लो, एक में यूरिया लो, और एक में काउ डंग मैन्योर लो, और उसमें 2-4 सीड्स डाल दो, और पानी देते रहो। 1 हफ्ते बाद देखोगे क्या रिजल्ट है। उसमें क्या दिखाया गया है कि टेक 3 ग्लास, और उसमें पहले ग्लास में मैन्योर डाल दो, और दूसरे ग्लास में, पहले तो इनमें थोड़ी मिट्टी लो, A ग्लास, B ग्लास, C ग्लास, इसमें ऐड मैन्योर टू सॉइल, इसमें ऐड फर्टिलाइजर, और तीसरे में डू नॉट ऐड एनीथिंग टू सॉइल। पुट सम सीड्स, इसमें एक सीड्स डाल दो। सीड्स जब डालोगे तो जब जर्मिनेट होंगे तो इसमें देखोगे इसमें जर्मिनेशन रेट अच्छा है, इसमें भी ठीक ही ठाक है, तो ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में है। और इसमें पुअर मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं उठेंगे, ज़्यादा उठ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन ही नहीं दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर से प्लांट ग्रोथ को रैपिड करता है, रैपिडिफाई। नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक फील्ड है तो उसको 3 हिस्सों में बांट दो। एक में व्हीट उगाई है, एक में ग्राम उगाई है, और एक में वेजिटेबल। व्हीट को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, वो जमीन से क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शक्ति, ग्लूकोज। व्हीट से हमें क्या मिलती? ताकत मिलती काम करने की। जबकि ग्राम चने से क्या मिलता है? प्रोटीन, बढ़ने के लिए। ये जमीन से प्रोटीन या एमिनो एसिड लेगा। क्या लेगा? प्रोटीन। और ये विटामिन लेगा। सब्जियों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी।
अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि अपनी खेत में 3 चीजें उगाऊं और फिर जब ये फसल हो गया तो ऐसे घुमा दूं, घुमाने का क्या मतलब, अब इसके बाद अगली फसल में वीट नहीं उगाऊं, अगली फसल में वीट यहाँ उगाऊं, वीट नहीं तो अगली फसल तक तुम पैडी उगाओगे, तो पैडी उगा लो जो कार्बोहाइड्रेट लेने वाली है। फिर तुम इसको जब घुमा रहे हो तो ये चीज यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, देखो वीट यहाँ आ गया। अब जिसने प्रोटीन ली है उस जमीन से यहाँ शिफ्ट कर दो, तुम ग्राम नहीं उगा, सोयाबीन उगा दो, सोयाबीन भी तो प्रोटीन लेता है। मैं प्रोटीन मेरा घर है सोयाबीन, ये गाना तो सुना ही होगा। तो चाहे तो आप यहाँ फिर ग्राम उगाओ और फिर वेजिटेबल कहाँ उगाओ, इससे क्या होगा बताओ, जिस जमीन ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट दिया है वो जमीन अब विटामिन देगी, जिस जमीन ने अभी तक प्रोटीन दिया है वो हिस्सा कार्बोहाइड्रेट देगा, और जो विटामिन देती रहेगी वो प्रोटीन देगी। तो सॉइल गेट ए चांस टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या हो जाएगा बताइए, सॉइल को क्या चांस मिल जाएगा, सॉइल गेट ए चांस टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स, उससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर लेगी, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या करो अगले 3 महीने में, अब यहाँ ग्राम उगा तो यहाँ वेजिटेबल, इस चीज को कहते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी प्लांट्स आर सोन इन प्री सक्सेशन मैनर विद रोटेशन, दिस इज कॉल्ड, यहाँ ग्राम आ जाएगा और यहाँ वेजिटेबल और यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे क्या चीज होगी बताइए, इन क्रॉप रोटेशन क्या होता है, प्लांट्स आर सोन इन फील्ड इन प्री सक्सेशन मैनर, हमें मालूम है किस तरीके से उगाना है, और इससे फायदा क्या होगा, so that soil get a chance to, क्या चांस उसे मिल जाता है सॉइल को, रिद्धिमा, सॉइल गेट ए चांस टू, बताओ, रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। अगर तुम ऐसे करोगे उससे हमेशा ही तुम प्रोटीन लोगे तो बेचारी सॉइल प्रोटीन लाएगी कहाँ से, एक बार प्रोटीन लो, फिर एक बार कार्बोहाइड्रेट लो, फिर उसके बाद विटामिन लो, तो 9 महीने में तो कहीं ना कहीं से प्रोटीन इकट्ठा कर ही लेगी जमीन से इधर उधर, ठीक है, टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे फसलों को भी घुमाते रहो, तो उससे तुम्हारी सॉइल अपने आप ही फर्टाइल बनी रहेगी, और उसके जो कीड़े हैं वो भी फिर ऐसे घुमाते रहो करेंगे, तो एक फसल के लिए दूसरे महीने लगते हैं कीड़े ही मर जाएंगे, आपकी फसल जो है वो हेल्थी होगी। अगली चीज देखिए, आपने 3 काम कर दिए, सबसे पहले जमीन की टिलिंग कर दी, फिर उसमें सोइंग कर दी, फिर मैन्योर ऐड कर दिया, अब तुम्हारा काम है पानी देने, पानी भी तो देना पड़ेगा। तो खेतों में तुमने बीज डाल दिए, थोड़ी खाद डाल दी, पानी दोगे तभी आगे काम होगा। तो 4th स्टेप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का क्या है, इरिगेशन। So let us see what does it mean by irrigation. That is giving water to crop at regular interval of time is called irrigation. और inappropriate amount, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। So giving water to crop at regular interval of time. In proper amount, ना कम पानी दो ना ज्यादा पानी दो, तो उसे सिंचाई कहते हैं। इस कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई,
घर में भी हम लोग के 1-2 पौधे तो होते ही हैं, तो हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके लिए कुछ बहुत पुराने मेथड्स भी हैं। द कन्वेंशनल मेथड्स कौन कौन से हैं और अभी जो नए एडवांस मेथड हैं। कन्वेंशनल मेथड्स यानी पारंपरिक माध्यम, जो तरीका है वो कौन सा है? लोग वेल से करते थे। वेल से करने देते, पॉन्ड होता था, ट्यूबवेल। कुछ लोग वेल में क्या करते थे, मोटर, सबमर्सिबल मोटर लगा देते तो पानी खिंच भी जाता था, उसको ट्यूबवेल कहते हैं। वेल में ही बस एक पाइप डाल दो और मोटर डाल दो, वो ट्यूबवेल कहलाता है। इसके अलावा लेक्स होती हैं, रिवर्स होते हैं। लेक से पानी ले लो, रिवर, कैनाल जानते हो, नहर, रिवर से कैनाल निकाली जाती है, वो जगह जगह जाती है, ऐसा होता है नहीं, बड़ी बड़ी कैनाल। डैम्स, ये सारे मेथड्स हैं। डैम्स के आसपास पानी वहाँ से निकालने का कोई तरीका देखा जाता है। बहुत पुराने मेथड में मोट का भी है। मोट में क्या करते हैं कि इसी वेल में एक इस तरीके से पुली लगा देंगे और इसमें गिरनी रहेगी पुली, और इसी से बकेट, इसी में बकेट लटका देंगे और बकेट में पानी लेकर फिर ट्यूबवेल में पानी है, इसको मोट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली चीज क्या होती है कि हम पानी लेते हैं, दैट इज चेन पंप। तो एक चेन होती है और पानी गिरता रहेगा, बड़ी सी, ऐसा इसमें कुछ ना कुछ बना होगा, ऐसे बंदी होंगे, देयर आर सम कंटेनर्स, और इसी में चेन लगी होगी। चेन को भी, इधर एक मोटर है, मोटर से घूमती रहती है, ये घूमती रहेगी, और इसके घूमने की वजह से यहाँ से एक नहर बह रही है, तो नहर से ये पानी उठाता जाएगा, ये सब नहर बह रही है। तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, क्या इसमें पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिया है, उसी में पानी गिरेगा, और जब ये पानी इसमें गिरेगा तो उसको वो खेतों में, जब इसमें है ये पानी गिरेगा तो गिरने के बाद यहाँ से ले लेंगे, इस चीज़ को चेन पंप कहते हैं। ओके, चेन पंप। तीसरी चीज क्या हो सकती है, भेकली। भेकली में है वही वेल, लेकिन वेल में हमें खींचना नहीं पड़ता। एक इस तरीके का लीवर सिस्टम है, लीवर सिस्टम में एक पोल लटका दिया और पोल के एक तरफ पत्थर बांध दिया, भारी पत्थर, और फिर जब इसको अंदर डुबोएंगे तो इसकी बाल्टी तो अंदर चली जाएगी, फिर बाल्टी बंधी हुई है, और फिर उसके बाद वो पानी लेगी तो वह जरा सा उठाओगे, उस पत्थर की वजह से खींचना नहीं पड़ेगा, बस वो पानी लेके आ जाएगी, इसको ऐसे दबाओ, पानी अंदर आएगा, फिर पानी के साथ वो ऊपर आ जाएगा। इसको ढेकली कहेंगे। ये लोड है, जो ढेकली से भी सिंचाई की जाती है। अब देखो, जो हमारा चेन पंप है, अगर मैं इसको घुमाने के लिए एक बैल बांध दूं, बैल भी घुमा सकता, तो फिर उसे रहट कहेंगे। तो उससे भी सिंचाई की जा सकती है। These are the conventional methods by which we were doing irrigation since long. However, now there are some advanced techniques used for irrigation to save water and irrigate efficiently. हम अच्छी तरीके से सिंचाई करें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम लोगों ने देखा है तुम्हारे स्कूल के प्लेग्राउंड में एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता, पानी चारों तरफ फुहार छोड़ता है, ऐसा देखा है? प्लेग्राउंड में वो घूमता रहेगा, पानी आएगा उस पाइप के अंदर आके घूमने वाला है, वो पानी घुमा के, तो उस चीज को क्या कहेंगे? तो मॉडर्न मेथड्स क्या है? मॉडर्न मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि
किसी भी वेल में से, वेल में एक मोटर लगा दी जाती है और मोटर बहुत भारी होती है। अब क्या होगा, इसके अंदर से एक पाइप मोटर में जाएगा और फिर पानी इसमें से ड्रॉ करेगी मोटर, ये मोटर है, ये वाटर पंप, और यहाँ से वो खेतों को दे देगी। खेतों में जो जाएगा, देयर आर सेवरल लाइन्स, इसके बाद खेतों में कई जगह चला जाएगा पानी, एंड उसी में फिर फुहार छोड़ेगा। ये परपेंडिकुलर, देयर आर स्मॉल पाइप्स, और इसी में से घूमता रहेगा, नोजल रहेगा, रोटेटिंग नोजल, ये रोटेट करेगा और कभी पानी इधर फेंकेगा, कभी इधर फेंकेगा, कभी इधर, कभी इधर। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। मान लीजिए तुम्हारा पहाड़ी पे घर है, तो ऐसे में तुम पानी डालोगे तो लुढ़क के नीचे चला आएगा, तो क्यों ना बेहतर है तुम एक स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करो, उससे थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहेगा और तुम्हारे पूरे खेतों में। सो इफ यू आर हैव ए स्लोपी लैंड, यू आर हैविंग ए स्लोपी लैंड, then sprinkler system is better. It can efficiently fulfill the need of water and irrigation to plants. तो ऐसा माउंटेन्स में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत होता है और वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वहाँ भरा नहीं जा सकता, नॉर्दर्न प्लेन्स में तो हम लोग पानी भर देते हैं, इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है। लेट अस राइट समथिंग अबाउट इट, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। सो अब हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम के क्या फायदे हैं। Now, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये देखो ऐसा तुम लोगों ने देखा भी होगा खेतों में, ऐसे चारों तरफ पानी अपने आप जा रहा है, ऐसे ये घूमता रहता है, इसको रोटेटिंग नोजल कहते हैं। ये देखो बस ऐसे लगा देना होता है पाइप, और बस इसको जैसे ही ऑन करेंगे घुमा के कर जाने, है ना सही। एफिशिएंट सिस्टम, इसे रोटेटिंग नोजल, ये देखो ये स्प्रिंकलर सिस्टम, ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है, ऐसे परपेंडिकुलर और उसके पाइप खड़ा है जैसा मैंने बनाया है, और एक मोटा पाइप है जो कि कहाँ से आ रहा होगा, किसी आसपास के वेल से आ रहा होगा, तो इसके बारे में हम लिखें। अच्छा, एक तो ये सिस्टम है और एक ड्रिप इरिगेशन है, तो दोनों को देखिए। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या कराया जाता है, पानी अपने आप घूम घूम के जाता है थोड़ा थोड़ा, किसी जगह वाटर लॉगिंग नहीं होगी एक साथ। सो इट इज यूजफुल, ये कहाँ यूजफुल है, इन अनइवन, जहाँ पर जमीन समतल नहीं है, ना की जा सकती, पथरीली जमीन है, एंड स्लोपी ग्राउंड, तो जहाँ पर ऐसा हो तो वहाँ सही है। इन दिस वाटर पंप इज अटैच्ड, कनेक्ट कर दिया जाएगा, कनेक्टेड टू ए पाइप
ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, जो पानी कहाँ से निकालेगा, वाटर फ्रॉम वेल, दिस वाटर इज सेंड, अब ये पानी क्या होगा, सेंड टू फीड अंडर प्रेशर, यह बहुत फोर्स से जाएगा, फीड अंडर प्रेशर, ठीक है। मेन पाइप इज सब डिवाइडेड, मेन पाइप में से बहुत सारे और पाइप निकलेंगे, इनटू स्मॉल पाइप्स, जो इससे 90 डिग्री पे अटैच है, कितने पे अटैच है, और कोई एंगल होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, which are connected perpendicular to it, at tip या एंड ऑफ ईच पाइप क्या लगाया जाएगा, सभी के टिप पे क्या लगाएंगे, ईच पाइप ए रोटेटिंग नोजल इज फिटेड, इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम काम करता है, इट सेव्स वाटर एंड इज एडवांस्ड। अच्छा, दूसरा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, एक ही पाइप है, बस जहां जहां रूट है वहां छेद कर दो, अपने आप काम बनता चला जाएगा। सो दिस इज वाटर सेविंग इरिगेशन मेथड, और कहाँ यूज किया जा सकता है, राजस्थान गुजरात में, जहाँ पानी की बहुत कमी है। इट इज यूज्ड एट प्लेसेस विद स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ कम पानी बरसता है, उस जगह को क्या कहते हैं, स्कैंटी रेनफॉल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, तो राजस्थान में इसको यूज कर लो। इसमें क्या किया जाएगा, नाउ इसमें वाटर डज नॉट वेस्ट एट ऑल, इन दिस लॉन्ग फ्लेक्सिबल पाइप होगा, इज टेकन, लिया जाएगा, एंड रूटेड टू ईच प्लांट, ये हर एक प्लांट के पास उसको रूटिंग कर दो, गुजार दो, रूटेड टू ईच प्लांट, एंड ए नोजल इज फिटेड, इसमें सिर्फ नोजल फिट करना, रोटेट नहीं करेगा, फिटेड एट रूट्स, जो उसकी साइट है, साइट ऑफ रूट्स, drop by drop water comes out from, मान लीजिए कि आपके बहुत बड़े अंगूर के बागान हैं, सेब के बागान हैं, लेकिन पानी कम है, तो ये मेथड बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि पूरे प्लांट को पानी नहीं चाहिए, सिर्फ रूट को ही पानी चाहिए। तो ऐसे में हम कैसे सप्लाई करें, दिस इज एन एडवांस टेक्निक एंड नो ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेस्टेड। मान लीजिए ऐसे आपके बहुत सारे बागान हैं एंड यू वांट टू ग्रो इट मैक्सिमम, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा ही कर लेना चाहिए कि मोटर पंप लगा लो, जैसे वेल से किया था, यहाँ पे एक मोटर रख लो। अच्छा, एक पाइप तो इसमें आ गया जो मोटर से जा रहा है, और एक इसमें से निकाल दो जो बाहर प्रेशर देगा। इस वाटर इसमें से अब एक सिर्फ फ्लेक्सिबल पाइप बस गुजार दीजिए, वो सब जगह से जाएगा ऐसे, और यहाँ पर
सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप एक छेद कर दो, एक टिप 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 पानी गिरता रहे। तो इस तरीके से और भी जहाँ गुजारना गुजारना। और जो इसका एंड है वो जहाँ पे एंड है वो उसी में मोड़ के इसको बांध दो तो पानी आगे नहीं जाएगा। फिर खोलना, फिर कनेक्ट कर लो। इस चीज को क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन मेथड। देखो दैट इज ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसमें सिर्फ एक बूंद पानी गिरता है। ये देखो कैसे कर रहा है, एक जस्ट एक छेद कर दिया और छेद करने के बाद पाइप में छेद ही करना। एक नोजल, देखो ये नोजल रोटेट नहीं होगा, बस ऐसे ही है, उस पर टिप 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 पानी गिरेगा। और नोजल घुमा दे तो वो एक बूंद भी नहीं गिरेगा। ये देखो आप और देख लो तो पता चले। ये देखिए ड्रिप लाइन बिछाने का जुगाड़ वैसे यहाँ पे पहला मजदूर दूसरे छोर तक ले जाता है और दूसरा मजदूर चल के आ जाता है पहले छोर पर, और यहाँ पे जो ड्रिप लाइन है इसको नाप के काट दिया जाता है मेन लाइन तक। ये देखिए ये जुगाड़ यहाँ पे ऐसे ही चलता है। ये देखिए ड्रिप लाइन बिछाने का ये देखो मेन पाइप है, इसमें से बहुत सारे और पाइप आए हुए हैं और पूरे खेत में बिछा दिया है। खेत में बिछाने के बाद टिप 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 बस पानी गिरेगा। ये देखो जो तुम नल खोलोगे आपको टंकी से ले लिया गया है और नोजल आपको दिखाई तो आपने देख लिया दिस इज ड्रिप इरिगेशन मेथड। इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगा। ये देखो ज्यादा भी किया लेकिन एक ड्रॉप गिराने के लिए नोजल है, एक एक ड्रॉप गिरेगा बस। कहाँ गिरेगा? जहाँ रूट होगा। ये देखो अब यहीं से एक एक बूंद गिरता रहेगा। ये तो ज्यादा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने पौधों पर ये पूरा सिस्टम इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये पूरी छत में इसको कभी आने की जरूरत नहीं है, बस एक एक नोजल फिट कर दिया सब जगह, रूट कर दिया। एक एक बूंद गिरता रहेगा पूरा, हर एक में एक नोजल लगा दिया, कभी आने की जरूरत ही नहीं है। पौधे उतने देखो कितना छोटा सा लगा दिया, इससे एक एक बूंद गिर रहा है। ज्यादा भी गिरा सकते हो, ऐसा नहीं, कंट्रोल कर सकते हो अपने मर्जी से, घुमाने कंट्रोल। समझ में आ गई बात आपको? चलिए सो ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है? दिस इज बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग। वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता और रूट के स्तर पर होता है। अभी तक हमने कई चीजें देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सब क्या चीजें हैं? ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिस तो पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें टिलिंग की जाती है। फिर इसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स भी देखा, उसमें क्या किया जाता है? जो HYP सीड्स होते हैं उनको सो किया जाता है। तीसरी चीज हमने क्या देखी बताओ? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या किया जाएगा? और चौथी चीज अभी अभी हमने क्या देखी बताई है? इरिगेशन। आप जब इरिगेशन करोगे तो थोड़े दिनों में बहुत सारे वीड्स उगने लगेंगे। वीड्स जानते हो? अनवांटेड प्लांट जो तुम्हारे प्लांट का न्यूट्रिशन खींच लेंगे। अच्छे प्लांट उगाओ तो साथ में ये गोखरू, सनहैम, ये सब जो रास्ते में उगते हैं ना, ये सब उगाएंगे तुम्हारे खेत। इनके बीज हवा में घूमते रहते हैं, इनको डालने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे से होते हैं, वो वहीं गिर के जहाँ वो पानी मिला उगा। बड़ी मुश्किल है, तो उनको हटाने के लिए या तो आप हो की मदद लो। हो देखा था? फावड़ा, ऐसे छोटे छोटे हो आते हैं, उससे करो, या खुरपी, खुरपी से निकालो एक एक, खुरपी से भी कर सकते हो। या फिर इसके लिए वीडीसाइड्स आता है केमिकल्स, तो जैसे WD-40 ऐसा कुछ भी वीडीसाइड। कौन सा तुम्हारे में दिया है? 2,4-D ना, 2,4-D का यूज कर सकते हो, ऐसा किया जा सकता है। तो अब लिखो पांचवा पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम। किससे प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके लिए लिखो, इसमें क्या किया जाता है? अनवांटेड प्लांट्स, which grow along with, इससे मेन क्रॉप के साथ उगाएं। आप चाहते नहीं हो कि गोखरू के, गाजर, ग्रास उगे। These are called
वीड्स, इनको वीड्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? गाजर ग्रास, इसके अलावा गोफरू, सन हैम, ये बड़ी तेजी से उगते हैं और सारा न्यूट्रिशन 2 दिन तुम नहीं जाओगे तो छत पे उगाएगा, इतना बड़ा प्लांट नहीं उगेगा मेन कभी, ये सबसे तेजी से उगेगा और सारा नहीं। These ये क्या करते हैं? These compete, ये प्रतिस्पर्धा करते हैं with main plants for water के लिए, वाटर इनको चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, ये प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये जल्दी जल्दी उगाते हैं क्रॉप को, नहीं देखते हैं। इन दिस वे जो क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती है। इन प्रेजेंस ऑफ वीड्स वी कैन नॉट गेट प्रॉपर ग्रोथ इन क्रॉप्स, इसलिए रिमूवल ऑफ वीड्स, आरुष, रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या कहते हैं? वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या कहेंगे बोलो? रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अगर आप खुरपी से भी वीडिंग कर सकते हो। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन, वीडिंग कैसे की जा सकती है? Can be done with help of खुरपी। खुरपी किस तरीके की होती है? खुरपी इस तरीके का होता है, लोगों के घर में वैसे होती है, बहुतों के घर में। ऐसे किसी के घर में है क्या खुरपी? इसी से जरा सा करके दिखा सकते हैं, तो खुरपी से रिमूविंग की जा सकती है। However, ऑन लार्ज स्केल अगर हमें करना है तो क्या होगा कि फूड यूज किया जा सकता है। इफ केमिकल्स आर यूज्ड, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं लाइक कौन सा? एक ऐसा केमिकल यूज कर लो 2,4-D, ऐसा केमिकल है, आर यूज्ड, तो वो सिर्फ इनको जला देंगे, तुम्हारी मेन क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे, ये सब जल जाएंगे। यूज टू किल वीड्स, देन सच केमिकल्स आर कॉल्ड। उन केमिकल्स को क्या कहोगे? वीडीसाइड। साइड का क्या मतलब होता है? वीड प्लस साइड। वीड प्लस साइड का मतलब कहीं पर होता है किल करना, किलर। पेस्टिसाइड, पेस्ट किलर। इस तरह से कुछ साइड किसी में नहीं लगा देते, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, फंगस किलर, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, साइड लगाए तो क्या मतलब हुआ? किलर। वीड को जो किल करते हैं तो उसे वीड का किलर कहेंगे। तो ऐसा एक एग्जांपल कौन सा है? 2,4-D, 2,4-D को यूज किया जा सकता है। अब देखिए ना, अगली चीज देखिए कि जो हमारा अगला प्रोसेस है, आपने वीड रिमूव कर लिया, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई। अब फसल पक जाएगी तो फसल को काटना पड़ेगा ना, उसको कहेंगे हार्वेस्टिंग। इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आफ्टर फोटो पीरियड तो क्रॉप गेट राइप, फसल पक जाएगी। आफ्टर फोटो पीरियड इज ओवर, पीरियड ओवर हो गया, देन उसके बाद ज्यादा देर तक फसल को नहीं रख सकते हैं। अगर फसल पक गई है तो आप लग रहे हो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज कट बाय सिकल। नाउ इट इज टाइम टू कट इट, उसको कट करना या हार्वेस्ट इट।
एंड क्लीन इट, इसे क्लीन करना है, क्लीन करने को थ्रेशिंग कहते हैं, एंड सेल इट टू मार्केट, ये सारा काम करना। टू गेट सम बक्स, कुछ मनी मिल जाए, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टू गेट सम बक्स। अब हार्वेस्टिंग आप किससे कर सकते हो, हार्वेस्टिंग के लिए एक इस तरीके का सिकल आता है, हसिया, गांव वालों के पास ये रहता है, इसको सिकल कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हसिया, हथौड़ा और सितारा उनका साइन भी है, उनका पार्टी सिंबल भी है। तो हसिया एक मजदूरों का सिंबल है, इससे हार्वेस्टिंग की जाती है। हाउएवर इट इज ए कन्वेंशनल मेथड। अगर तुम्हारा लार्ज स्केल पर है तो तुम इससे करोगे तो बात बनेगी नहीं। आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हार्वेस्टर्स आर यूज्ड। हार्वेस्टर, ऐसे हार्वेस्टर आते हैं जिनमें उसका चैफ भी रिमूव्ड हो जाएगा, क्रशिंग, और उसको कहते हैं कंबाइन, जो हार्वेस्टिंग भी करेंगे और अनाज की सफाई भी करेंगे। तो हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग इज कॉल्ड कंबाइन। क्या कहते हैं, दोनों काम एक ही में करेगा, अनाज अलग बोरी में गिरा देगा, क्या बेचो जाए, चेक करो। व्हाट इज कंबाइन? हार्वेस्टिंग एट लार्ज स्केल। तो जरा देखें, Harvesting at large scale. अगर बहुत बड़े स्तर पर है तो ये क्या कर रहा है, ये चेक करो। शुरू करूँ जो हाँ वही जो 25 किलो की बोरी में खरीद करते हो, लेकिन मान लीजिए मुझे जरूरत सिर्फ एक। Hello, welcome to our channel. In today's episode, we will take you behind the scenes to discover how ये देखो कितने harvested लार्ज carrots स्केल are पर processed in the फसल अगर बन factory. गई, Let's dive अगर ये right तो in. फ्लोइंग हो रही है, फ्लोइंग के बाद क्या Carrots होगा? thrive in loose, well-drained soil. A carrot planter पानी machine के typically फसल उग prepares गई। the ground by removing rocks and debris and then देखो tilling the irrigation land भी to ऐसे create किया a जा flat रहा है। texture. रोलर से। Carrot seeds are sown in rows, ensuring proper अब ये spacing पक to allow गई। room for growth and easy harvesting. Now it is to be harvested. ऐसे भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन it is very Once the carrots tedious। have reached maturity, हम कैसे they are करें? ready to be harvested. Harvesting equipment such as carrot harvesters is used to collect the crops efficiently. ये These देखो, machines are specifically ये designed to गाजर gently निकाल remove रही the है carrots जमीन from से, the देखो soil कैसे निकाल without causing रही है, damage. और रोलर पे चढ़ चढ़ The के जा carrot रही है harvesters are गाजर। equipped with picking mechanisms, typically rotating और वहाँ belts से or गाजर blades अलग हो with गई, घास guard अलग हो branches. गई। As the machine moves बस forward, these पूरे belts खेत की gently 10 lift मिनट the में carrots तैयार। from the ground. While the flies prevent them from rolling back, this process ensures a clean and ये efficient अमेरिका में harvest. होता है, कई कई एकड़, 100 एकड़ एक आदमी निकाल देता है। वहाँ खेती पे कोई मैन पावर का लॉस नहीं है। ये देखो कैसे गाजर ऊपर चढ़ती जा रही है, और साफ भी हो रही है। देखो मिट्टी भी साफ करने वाला भी है नीचे, ब्रश After से the साफ carrots हो are रही removed है। from the soil, ये the अलग हो machine रही है। employs various separation techniques इस to तरीके से remove ये excess जो soil and आपने देखा, processing line. अब इसमें थ्रेशर भी होता है कहीं कहीं में। ये देखो दूसरा तरीका, सफाई होती जाएगी, फिर निकलता जाएगा, बहुत लार्ज This स्केल पे काम lodges है। any stubborn इसकी धुलाई भी हो area, जाएगी, ensuring that the और अल्टीमेटली carrots. Additionally, the green part of carrots, such as the top छिलाई or भी the हो leaf, is removed by the machine. और फिर जो The सब machine बिल्कुल efficiently साफ है, separates the green parts from the edible parts of the carrot, resulting in तरीके a से हमने clean क्या and देखा? ready-to-use product. After cutting the carrots, they are transported to the washing दिस station. इज स्लाइसिंग, Then these वॉशिंग, carrots are सारी cleaned चीजें by हो गई water. इसमें। हार्वेस्टर जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरीके का होगा, अभी देखो। कंबाइन हार्वेस्टर, कुछ और चीजें देखो, Combine harvester. ये इस तरीके का होगा। दिखते नहीं यहाँ दिल, ये इश्क की है महफिल, लगाओ ये फरेब की दुकान और कहीं। ऐसे ही सिंपली काट लेगा, ये इंडिया का ही होगा। जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं। ये देखो, ये भी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। अच्छा इस पे देखो, ये कैसे कितना अच्छा काम है। गेहूं अलग, जैफ अलग, सब कुछ अलग। इसकी जमीन में सक्सेसफुल मेथड, ये देखिए, गन्ने की कटाई और साथ ही साथ में कॉर्न अलग, इतना
इतना फास्ट हो सकता है कहीं पर? ये तो ही निकाला, अभी गिरा दिया, हो पाएगा क्या? तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि सेलिंग टू मार्केट। हार्वेस्टिंग का तुमने मतलब समझ लिया। थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है? रिमूविंग चैफ, यानी उसका भूसा। रिमूविंग चैफ फ्रॉम ग्रेन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। लिखो इस चीज को, इसको थ्रेशर की मदद से किया जाता है। ये भी देखिए थ्रेशर क्या होता है। थ्रेशर, तो थ्रेशर क्या करता है, उसमें से भूसा अलग कर लेता है। थ्रेशर इन फील्ड, थ्रेशर, ये देखो अब ये तुमने फसल इसमें डाल दी, इसमें से भूसा अलग उधर गिरा दे रहा है और अनाज का इकट्ठा करेगा। ये देखो ये थ्रेशर है, ये गांव में है। ये देखो ये थ्रेशर है, तो भूसे में से अनाज अलग गिरा दे रहा है। चेक करो, ये सामने पट्टी पड़ी है, उसमें गेहूं गिर रहे हैं, अब भूसा कहीं और उड़ जा रहा है, भूसा हवा में उड़ जा रहा है। देखो हवा में उड़ रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं? ये देखो भूसे को कहाँ फेंक रहा है, भूसे को ऊपर फेंक रहा है, अनाज को किसी डिब्बे में डाल रहा है। इस चीज को थ्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका क्या मतलब है? रिमूविंग चैफ फ्रॉम ग्रेन्स। पैडी में से अगर चैफ को रिमूव कर दिया जाए तो चावल अलग हो जाता है। रिमूविंग फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। प्रत्यूष ओल्डर टाइम में थ्रेशिंग कैसे की जाती थी बताइए प्लीज। इसमें क्या किया जाता था? बीटिंग। अगर हम उसको बीट करते थे किसी पत्थर पर और किसी बैटन से बीट करें तो क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा उसका भूसा। ऐसे पहले किया जाता था, लेकिन आजकल तो थ्रेशर चल गए हैं, तो थ्रेशर ठीक है। नाउ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर आर कंबाइनली कॉल्ड, बात नहीं करो, द एडवांस मशीन used for this is called thresher। एडवांस मशीन को थ्रेशर कहेंगे, और हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर इज कंबाइनली कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर इज कॉल्ड कंबाइन। तो ये भी मशीन आ गई है, इतना ही रखिए।